चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखिए, हम जो रेलवे ग्रुप डी वाले जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए हमने जो प्रीवियस ईयर का सेट लगाना शुरू किए थे, वही सेट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में 1 से लेके 100 तक प्रश्न किए थे जो कि लाइव टेस्ट के रूप में आपके सामने। उसमें से 5 प्रश्न हमसे भी डायरेक्ट गलत हुआ था। ठीक करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। यहां प्रैक्टिस, आग लगाना है खुद के अंदर, ठीक है ना, कि हम कितना प्रश्न का आंसर सही दे पाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि तैयारी तो कंप्लीट है आपका। अब जब तैयारी कंप्लीट है तो एग्जाम में भी आपको जाना है देने, तो उससे पहले ई तो चेक कर लो कम से कम कि कितना क्षमता है आपके पास, कितनी कैपेसिटी है आपके पास। और इसीलिए अभी जो दोस्त हमारे एग्जाम दे करके आए हैं या बहुत सारे और भी मित्र लोग एग्जाम दे करके आए हैं, उनसे हमने पूछा कि कौन से प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा, तो साइंस के प्रश्न ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं साइंस के प्रश्नों पर, क्योंकि साइंस पढ़ के तो ऑलरेडी बहुत सारा लुसेंट वगैरह पढ़ के हमें याद होता है चीज, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है बना बनाया, तो वहां मिस कर जाते हैं। आंसर जान भी रहे फिर भी गलती हो जाता है, और एक प्रश्न एक ही चांस मौका देगा, ये तो पता ही है आपको। अगर वो गलती हो गया तो समझ लीजिए कि आपका टाटा फिश इस बार फिर नहीं रिजल्ट होगा। इसलिए एक एक प्रश्न बूंद बूंद से घड़ा को भरना है, और वही गलती ना हो इसके लिए प्रैक्टिस पे उतरे। 100 प्रश्न हम कल किए थे लगातार, फिजिक्स के प्रश्न थे। अभी 100 से आगे करना है, और आज इस क्लास का टारगेट ये रखा जाएगा, वही चीज टारगेट, कि कम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का क्या करना, सॉल्यूशन करना। जैसे इधर माइक चार्ज, फोन चार्ज ऑलरेडी एकदम सेटअप कंप्लीट है, लगातार क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। ये तो तय है कि 1 मिनट में 2 प्रश्न हमारे द्वारा करवा ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए और इस सेट में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इस सेट में आप पहले बुक निकाल लेते हैं, कहाँ गया, प्रीवियस ईयर साइंस चैप्टर वाई रिवीजन। प्रीवियस ईयर साइंस चैप्टर वाई, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। बुक आपको यहाँ भी मिल सकता है, ये रहा साइंस चैप्टर वाई, ठीक है। इसमें हम कल 100 तक के प्रैक्टिस किए थे, एकदम 100 तक, एकदम वहीं से जाके ओपन भी होगा। यहाँ देख लीजिए 95 100 उस तरफ है, उस तरफ है। तो हम 100 प्रश्न किए थे, उसमें क्या हुआ था कि 5 प्रश्न में मिसफिल्ड किए थे, वो भी एकदम लाइव आपके सामने। जैसे देखिए 101 नंबर प्रश्न है, ये रहा, बस इतना ही ओपन करेंगे, ठीक है। प्रश्न इतना ही ओपन होगा, और इसी में आपको क्या करना है, इसी में आपको आंसर सोचना है, इसी में आपको आंसर सोचना है। अब ये रहा कि है कैपेसिटी ना, और है कैपेसिटी, और ये तय है कि जब तक एग्जाम समाप्त ना हो जाए, फिलहाल तब तक इसी तरीके से सीरीज को हम लेकर के आगे चलेंगे। कम से कम हम बताए तो कि 6000 प्रश्न है। अब उस 6000 प्रश्न को अगर कंप्लीट कर लें तो फिर तो साइंस के प्रश्न में धुआं छोड़ा के मार के आएंगे। और बात रही समय की, तो 1 घंटे समय ही लगेगा। अभी जब तक एग्जाम नहीं बाकी है तो 1 घंटे समझ लीजिए, अभी शाम का समय है ही है, इंटरटेनमेंट ही सही, इंटरटेनमेंट ही सही, समय तो अच्छी जगह बिता रहे हैं ना। 5.6 किलोवाट घंटा है, तो देखिए 1 किलोवाट, तो 5.6 को 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए गुना में हम ऑलरेडी वो दशमलव हटाइए, इस 6 को 6 से करेंगे, 6 छक 36, लास्ट का अंक 6 आना चाहिए। देखिए ये रहा 6, हम तो ऑप्शन ए देंगे, इतना से ही, इससे ज्यादा नहीं चेक करना है, इससे ज्यादा हमें चेक नहीं करना है, ठीक है। और अब बात रही कि आप भी अपना आंसर देना, आप भी, आपको क्या करना, अपना आंसर देना। देखते हैं कितना सही आप देते हैं और कितना सही हम दे पाते हैं, ठीक है। 101 का ए नंबर, 101 का ए, चलिए सही आंसर है। चलिए आइए दूसरे नंबर प्रश्न, बस इतना ही, आंसर और सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। 1 न्यूटन बराबर होता है, तो जैसे बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, तो एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी, और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ, इसका अगर 1 न्यूटन दिया तो 1 न्यूटन बराबर इतना होगा, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कहाँ है, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये रहा इनवर्स 1, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो 102 का बी, 102 का बी, चलिए सही है। आइए वही प्रश्न फिर से वही प्रश्न, 1 केजी, 1 केजी, वही प्रश्न फिर से रिपीट है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर, तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड, बी नंबर, बी नंबर। और देख रहे हैं 18 में एकदम छापा गया प्रश्न है, ठीक है। तो 3 का भी क्या हो जाएगा, बी, 3 का भी बी सही है। चलो 4 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न पे आओ, 4 नंबर प्रश्न आओ, क्या पूरा 4.6 गुना 10 पर पावर, क्या करेंगे, 4 6 को 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल,
यहाँ देखिए 6×6 = 36, 6 वाला डिजिट ढूंढो, 6 वाला डिजिट ढूंढो, ये रहा। आंख बंद करके बी मारेंगे, बाकी हमें पता है कि इसका आंसर कितना आएगा। पूरे लाने का मतलब नहीं है, बशर्ते सही आ जाना चाहिए, और वही सही लाने के लिए बार बार आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बार बार आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस। चलिए 4 का बी। आइए 5 नंबर। देखिए 1 किलोवाट घंटा में 3.6 होता है, यहाँ 2 दिया, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अब इसको 2 से गुना कर दो, 6 दूना 12, लास्ट का 2 आना चाहिए। अब वैसे भी 36 दूना 72, तो 7.2 गुना 10⁻6 जूल, 7.2 गुना 10⁻6 जूल। बी नंबर क्या, 105 का बी, 105 का बी। चलिए चालू है, 105 का बी। थोड़ा सा इसको और सही कर लें, 105 का बी, 105 का बी नंबर। ब्राइटनेस लाइट ज्यादा था, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। चलो इतना पे रहने देते हैं, अभी ठीक आएगा, अभी ठीक आएगा। थोड़ा सा देख रहे थे, ऐसा लग रहा था धुंधला आ रहा था। तो 5 का बी, चलो पहले से ठीक है, पहले से ठीक है। आइए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 6 नंबर, 6 नंबर प्रश्न इस तरफ, 6 नंबर। आइए 6 नंबर प्रश्न, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। लगाओ आंसर इसका, 6 नंबर के प्रश्न के लगाओ। कितना दिया, 4.2। अब इसको 3.6 गुना 10⁻6 जूल से गुना करो, 6 दूना 12 के 2 आना चाहिए। 2 ढूंढो, कहाँ आ रहा, 2 ढूंढो, यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा। बी नंबर 106 के बी। अभी तक एक भी प्रश्न गलत नहीं हुए हैं, एक भी नहीं हुआ। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का। 107 का बी, 7 का बी। चलिए सही है। 81 नैनोमीटर बराबर होता है, गौर से लगाना। वैसे तो हम सब याद रख करके रखबे करते हैं, 10⁻⁹ लेकिन यहाँ डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया, सॉरी 19 नहीं, 10 पर पावर। तो इसको जब ये बटा में आ जाएगा, 1/10⁹मीटर, ई ढूंढो। 1/10⁹मीटर, ये रहा डी नंबर। मतलब आप आंसर जान के भी गलती आपसे हो जा सकता है एग्जाम में, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। प्रैक्टिस नहीं हो तो 108 का डी, ठीक है। उसके बाद आइए 1 कूलम, 1 कूलम तो आवेश होता है ना, क्यू, क्यू बराबर आई टी होता है, आई टी। तो 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा, नहीं 1 कूलम प्रति सेकेंड है। तो आई बराबर क्यू बटा टी कहने का मतलब हो रहा है, क्योंकि ये आवेश कूलम हो गया और बटा टी। तो ये आई एम्पियर, एम्पियर। आई से विद्युत धारा हुआ ना, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। 9 का डी, 9 का डी। चलिए 10 नंबर। आइए 10 नंबर प्रश्न कह रहा 1 पिकोमीटर, तो 10⁻12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। माइनस में या प्लस में, माइनस में या प्लस में, यही तो कैपेसिटी पता चलता है। और डेसी सेंटीमिली नैनो पिको, पिको 10 पर पावर पिको। अब 12 प्लस में या पिको, ऐसे तो 12 में होता, नैनो पिको, ऐसे तो 12 माइनस में होना चाहिए। चलिए हम माइनस में देते हैं पिको का मान। देखते हैं 10 प्रश्नों में सी नंबर सही है, पिको। 10⁻−10, 10⁻−12, ठीक है। 1 जूल, तो कार्य का ऐसा है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस। तो ये एफ हो गया न्यूटन, एल हो गया, और सेकेंड एस से विस्थापन, तो न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर। कहाँ है, न्यूटन प्रति मीटर, ये रहा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। 11 का ए, 11 का ए। चलिए सही है, 11 का ए। अब 12 नंबर प्रश्न आइए, 12 नंबर क्या करा, एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा का जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा, 5 दिन में 100 इकाई खपत हो रहा, 5 दिन में कई यूनिट, 100 यूनिट हो रहा, 100 इकाई ना। तो एक किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल है। यहाँ 5 यूनिट, तो इधर भी 5 से गुना कर दो, इधर भी 5। ये 5 दिन नहीं, 100 इकाई, 100 इधर भी गुना कर दो और 100 इधर भी कर दो। तो 3.6 गुना, 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 10⁻8 जूल हो जाएगा। ढूंढो तो 3.6 गुना 10⁻8 जूल, 3.6 गुना 10⁻8 जूल, ये रहा। यहाँ 5 दिन कंफ्यूजन के लिए दिया, 100 इकाई मतलब 100 यूनिट। तो 12 का डी, 12 का क्या हो गया, डी हो गया। चलो 13 नंबर पे आओ, 13 नंबर। अभी तक एक भी प्रश्न गलत नहीं हुए। मापक यंत्र का प्रयोग किया गया, मापक यंत्र।
मजेदार प्रश्न आएंगे। अभी तो मात्रक खत्म हुआ है, तो इसी तरीके से प्रश्न बढ़ता ही रहेगा। करण निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। 13 का डी, 13 का डी बैरोमीटर। उसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती? आर्द्रता। अगर यही हाइड्रोमीटर होता तो घनत्व शायद लेते हैं। अब ऐसे हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता। 14 का बी, 14 का बी। चलिए सही है। 15 नंबर आइए, 15 नंबर आइए। कौन से यंत्र द्वारा समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। ऑडियोमीटर से तो ये तो स्पीड मापा जाता है। पेरिस्कोप, एपीडिया, कौन सी दिया? एपीडिया स्कोप नहीं, चलिए पेरिस्कोप देते हैं। 15 का सी, फटाक से आप सोचिए कि क्या होगा आंसर। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, सोचिए आंसर क्या होगा। 15 का हम सी दे रहे हैं, पेरिस्कोप। चलिए सही है, सही है। उसके बाद आइए 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न आइए। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। 16 का बी, 16 का बी। चलिए 17 नंबर, 16 भी सही है। अभी तक एक भी प्रश्न मिस नहीं हुआ है। 17 में निम्नलिखित में से किस उपकरण के उपयोग द्वारा वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। 17 का डी। देख रहे हो प्रश्न 16 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 तक आपके प्रश्न मिलेंगे, 2022 तक मिलेंगे प्रश्न। 17 तक में अभी एक भी प्रश्न गलती नहीं हुआ है। आइए 18 नंबर आइए, 18 नंबर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्रों का उपयोग किया जाता है? अस्ट्रोबियोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सन मीटर। देखिए सन मीटर तो कुछ है नहीं, इसलिए डी तो पहले ही काट दो। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जूम करके उसको देख सकते हैं। हेलियोस्कोप, अस्ट्रोबियोस्कोप तो ए तो ऐसे ही छट गया। अब बाकी बात रही बी या सी में, हेलियोस्कोप और उधर रहा टेलीस्कोप। और सूर्य को देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए ऐसे हम तो हेलियोस्कोप पे ज्यादा हैं। 18 का सी नंबर। आप सब बताइए सी होगा या बी, क्योंकि दो ऑप्शन तो ऑलरेडी छट चुका है, ए और डी छट चुके हैं, तो सी या बी। चलिए सी के तरफ है, सी सही है। हेलियोस्कोप, टेलियोस्कोप दूरदर्शन को कहते हैं, दूरदर्शी होता है। हेलियोस्कोप से सूर्य को देखा जाता है। चलिए वेदम बच गए इस प्रश्न में, नहीं तो मिस ही कर जाते। चलिए इसमें विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। 19 का डी, विभवांतर वोल्ट मीटर। चलिए सही है। उसके बाद आइए 20 नंबर प्रश्न। 20 में विभवांतर को मापने के लिए तो वोल्ट मीटर। 20 का डी। चलिए 20 तक में एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ, 20 तक एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ है। चलिए सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अभी बताइए। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, एनीमोमीटर के छोड़ दो, गैल्वेनोमीटर ले लो इसके लिए, क्योंकि सर्किट बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए तो गैल्वेनोमीटर। 21 का ए, 21 का ए। चलिए बहुत अच्छा। 21 के बाद चलिए 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर। एक सॉफ्ट की अपवर्तन आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। आवर्तन गति, ठीक है, किसका? स्पीडियोमीटर से तो स्पीड मापा जाएगा, टेकोमीटर से भी स्पीड, क्रोनोमीटर, एनीमियोमीटर। अब यह है क्या भाई? सॉफ्ट, आर्द्रता, मतलब सॉफ्ट मतलब समझ रहे हो कितना मुलायम है क्या नहीं। तो इसमें हम उसके सॉफ्ट का आवर्तन गति हम एनीमोमीटर दे रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट शब्द से पकड़ा रहा कि कुछ मुलायम चीजों का सॉफ्ट का आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए। ऐसे वैसे गति है भाई एनीमोमीटर, लेकिन फिर भी हम इसी पे रहेंगे। ऐसे जांच कर आंसर चेंज कर सकते थे। वैसे आप सोच लीजिए 122 में एक सॉफ्ट के आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए हम तो एनीमोमीटर में हैं। सी गलत ना हो, बहुत हो गया मिस। बी होंगे टैकोमीटर, लग रहा था, लग रहा था। तो अभी तक एक प्रश्न गलत हुए। वैसे ये दिया क्या, इसको पढ़ो। सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए। भाई तो वाहन देता तब ना, ये कौन सी दिया? सॉफ्ट के आवर्तन गति। भाई सॉफ्ट गाड़ी उड़ी देता तो फिर तो टैकोमीटर ले ही लेते हैं, सॉफ्ट दे के कंफ्यूज कर दिया। एनटीपीसी का प्रश्न मिस हुआ, एक प्रश्न मिस हुआ। चलिए अब आते हैं इस तरफ।
इस तरफ आते हैं। चलिए क्या प्रश्न पूछ रहा, बताइए। विभव मापी का प्रयोग, विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण है, संयोजी उपकरण है, संकेतिक। विभव मापी से मापा जाता है। ए नंबर 23 का ए, चलिए सही है 23 का ए। 24 नंबर आ जाइए, 24 नंबर, इनमें से किसका उपकरण विद्युत धारा को मापा जाता है? विद्युत धारा, एमीटर, एमीटर से विद्युत धारा। बी, बी, बी 24 के बी, चलिए सही है। 25 नंबर में आइए, 25 नंबर, एमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर में निम्न वैद्युतीय प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर कम विद्युत खींचता है। उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर सभी होगा, क्योंकि एमीटर का हम सब है जो श्रेणी क्रम में प्रयोग करते हैं, इसमें वैद्युत प्रतिरोध भी होता है, ठीक है, कम विद्युत खींचता है। उपयुक्त में से सभी, 25 का डी सही है। चलिए 26 नंबर प्रश्न आ जाइए। 26 नंबर, किसको मापने के लिए अस्टैल्गनोमीटर का उपयोग करते हैं? लो आओ अटको, किसको मापने के लिए अस्टैल्गमोमीटर, भाई किसका मापा जाएगा? चलिए ऑप्शन से छांटते हैं, ऑप्शन से छांटते हैं। शुद्ध गति श्यानता, वैसे पृष्ठ तनाव, प्रकाशीय क्रियाशीलता, लीजिए बताइए तो इसका आंसर जी को जी होगा। इतना खतरनाक प्रश्न में आ गया। 126 तक में अभी एक प्रश्न में अटके हैं, दूसरा लग रहा कि अटकेंगे। अस्टैल्गमोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है भाई? अपवर्तनांक को मापने में। ये तो ऐसे ही छट जाएगा। प्रकाशित क्रियाकलाप, इसको भी छाड़ दें। अस्टैल्गनोमीटर, पृष्ठ तनाव, शुद्ध गति श्यानता, शुद्ध गति श्यानता। चलिए पृष्ठ तनाव के प्रयास हम करते हैं, हम बी पे हैं, क्योंकि अभी लग रहा है कि 26 तक के हमारा 2 प्रश्न गलत होगा। अस्टैल्गनोमीटर, चलिए सही है, पृष्ठ तनाव, बच गए। अस्टैल्गनोमीटर को पढ़ लो, पढ़ लो। अस्टैल्गनोमीटर का उपयोग तरल में दिए गए मात्रा की बूंदों की सही संख्या को निर्धारित करने करके सतह का तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाह, बच गए। चलिए ये प्रश्न आसान है, ये प्रश्न आसान है, इसको बताओ। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी की गति ज्ञात करने में किया जाता है। 27 का डी, 27 का बी। अरे तेरिक के, ओहो हो, टेकोमीटर से गति मापा जाता। 2 प्रश्न कर गए मिस ना। यही यही कहता ओवर कॉन्फिडेंस जी के काल। जो प्रश्न में सोच के निकले उससे बेड़ा पार हो गए, लेकिन इसमें जाके अटक गए। बताओ 27 में 2 गलती। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर से उसकी ज्ञात किया जाता था। स्पीडोमीटर यंत्र का गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर पे लिख के, ओडोमीटर से दूरी। 27 तक 2 प्रश्न गलत। चलिए चलिए इसमें आइए। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर, क्षेत्र मीटर एरिया को मापता है जी? कौन सी? वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब। प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर, रोटामीटर, तप्त तार, नहीं हम पिटॉट ट्यूब देंगे, जो प्रवाही मापन करता, एक क्षेत्रीय मीटर है। फटाक से 28 का इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ। 28 नंबर प्रश्नों का आंसर बताइए कि क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? चलिए दिखा दीजिए अपना पूरा क्षमता कितना आप पढ़े हैं। तो हम तो पिटॉट ट्यूब पर हैं, आप किस पर हैं? 28 का सी, 28 का सी, चलिए सही है। वैसे आप पक्का मिस कर किए होंगे इस प्रश्न में, तो एकदम पक्का, एकदम कोई संदेह नहीं बाकी है। चलिए उसके बाद आगे चलिए, अभी तक 2 प्रश्न मिसफील्ड हो चुका है। चलिए 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 22, इधर इधर तो हो गया था ना, इस पेज में आना होगा। चलिए चलिए 29 में आइए। टैकोमीटर, अभी टैकोमीटर, टैकोमीटर गतिपालक चक्र, अबर इसमें नहीं मिस करेंगे, जेई के प्रश्न रहे चाहे कुछ हो गए। टैकोमीटर वही गाड़ी की गति वाला मापा जाता है। तो 29 का डी, 29 का डी। चलिए 30 नंबर में आइए। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाए, चक्कर प्रति मिनट, टार्क, दूरी, घूर्णक, गतिज ऊर्जा, नहीं ए। 30 का ए, चक्कर प्रति मिनट, 23 का ए। चलिए 31 नंबर, 31 नंबर आओ। करा मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में होता है करंट और ओहम मीटर, बोल्ट मीटर और ओहम मीटर, बोल्ट मीटर और करंट मीटर। बताओ, बोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओहम मीटर, ये क्या है? मल्टीमीटर, मल्टीमीटर।
करंट और ओहम मीटर, पक्का तीसरा गलत होने वाला। मल्टीमीटर में होता वोल्ट मीटर और करंट मीटर। वैसे जेई का प्रश्न है 2024 2014 का। तो बताइए, फटाक से सोचिए और क्या, सोचिए आंसर सोचिए कि मल्टीमीटर में क्या होता है। मल्टीमीटर, हम तो बी के तरफ है, वोल्ट मीटर और ओहम मीटर। डी हो गया वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओहम मीटर, ये होता मल्टीमीटर। तो अभी तक 3 प्रश्न यहाँ हम मौजूद स्थिति में 30-31 तक पहुंचने में 3 प्रश्न गलती कर चुके हैं। वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओहम मीटर। ठीक है, आप भी अपना कैपेसिटी देख लेना भाई। चलिए, रिक्टर, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, जो बता लो। रिक्टर पैमाने 2016 एनटीपीसी का प्रश्न। इसे 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी में उपयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हुआ हल्का भूकंप। सोचो, लगाओ बुद्धि, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, डरा के भागेगा क्या। देखिए 1935 में ये तो खोज हुआ था चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा, ये भी सही। लघु गणकीय पैमाना, ये भी सही है। भूकंप मापी उपयोग द्वारा नापा जाता है, ये भी सही है। तो रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हुआ हल्का भूकंप, नहीं, ई गलत है। हल्का नहीं, 8 से 9 के पैमाना में भूकंप आ रहा, वो हल्का भूकंप कहलाएगा। नहीं, गलत तो हम इसी को देंगे, डी नंबर को ही देंगे, 32 के डी। ये तो काफी झटका देगा, काफी झटका देगा। चलिए, सही है, सही है, डी, हल्का भूकंप नहीं होता है। 9 से 10 स्केल पर भूकंप आएगा, वो हल्का होगा। चलिए, तरल पदार्थ के घनत्व के मापने के लिए, तो घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रो, आर्द्रता था तो हाइग्रो, और घनत्व है तो हाइड्रो। ठीक है, तो बी, बी नंबर। चलिए, इसके बाद और आगे चलते हैं। आइए, इधर आइए। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वाह, पानी के अंदर किसी वस्तु का पता लगाना है। पानी के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग? लेजर तो नहीं होगा, स्क्यूबा भी नहीं होगा, 50-50, सोनार या रडार। सोनार या रडार, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। रडार भी उसी में होता, सोनार भी उसी में होता। अब खुद सोचो, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका, हम तो सोनार पे हैं, क्योंकि तेज गति से ध्वनि को पानी के अंदर भेज के उसकी गहराई को मापा जाता है। 34 का सी में है, देखो क्या होता है। चलो, सही है, सही है। लेकिन रडार का प्रयोग भी वहीं पे होता है, इसलिए संभल के, कहीं रडार पे आप सब लोग नहीं चले जाइएगा। ठीक है, रडार, ये देखिए, रेडियो डिस्ट्रैक्शन एंड रेंजिंग संक्षिप्त, यह ध्वनि की सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई मापा जाता है। अच्छा, ऊपर वाला, और रडार वाला में ऊपर वाला मापा जाता है ना। चलिए, इसमें आइए, क्या कहा जा रहा, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, पानी की गहराई, मछली का सघनता। देखो, मछली की कोई सघनता मापेगा, समुद्री वनस्पति मापेगा। अब प्रकाश की गहराई नहीं, पानी की गहराई दोनों, इसमें तो ऑप्शन से ही छटेगा। सी नंबर, 35 के सी, 35 के सी। चलिए, 36 नंबर क्या पूछा जा रहा? दूध के घनत्व, तो दूध की बात कर दिया तो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। 36 का बी। अभी तक 3 प्रश्न गलत न हुआ है, 5 आज भी लग रहा हो ही जाएगा 100 तक जाते जाते। ऑटोमोबाइल में यात्रा के दूरी, अच्छा, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वही दूरी मापना, ऑडियोमीटर, टैकोमीटर। स्पीडोमीटर से तो स्पीड, अब पेडोमीटर के छोड़ दो। अब टैकोमीटर, दूरी मापना, दूरी मापना हमें। कोई भी गाड़ी घोड़ा पर जो बैठल नहीं रहते हैं, तो गाड़ी घोड़ा पर बैठल रहने के बाद वो कितना दूरी तक के गया, वो किस उपकरण का उपयोग करते हैं? टैकोमीटर या ओडोमीटर? फटाक से, टैकोमीटर, ओडोमीटर। दूरी मापने के लिए क्या दें, बताओ बताओ। चलो,
चलो ओडो या टैको किस उपकरण का उपयोग दूरी मापने के लिए टैकोमीटर है, स्पीड होना चाहिए ओडोमीटर। चलिए सी देते हैं, हटाइए लास्ट ऑप्शन सी। सी क्या होगा क्या होगा क्या होगा, दूरी मापना है प्रभु, दूरी मापना, बी हो गया ओडोमीटर। वाहनों द्वारा चली गई दूरी ओडोमीटर, टैकोमीटर से वायुयान की गति, चार गलत हो गया। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति, स्पीडोमीटर गाड़ी कितना तेज चला जो, टैकोमीटर से वायुयान कितना तेज चला, ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी, इसलिए ओडोमीटर। दूरी मापना है ओडोमीटर। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी, अभी मिस थोड़ू करेंगे। 38 का बी, 38 का बी। 39 नंबर, 39 नंबर आओ, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है, ऑडोमीटर। 39 का बी, 39 का बी। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर, विभवांतर। 40 का बी, 40 का बी। 41 में आओ, 41 किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए विद्युत धारा की प्रवाह, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर। तो विद्युत धारा का प्रवाह एमीटर, बी नंबर, बी नंबर ये लीजिए गैल्वेनोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। परिपथ में चार गलती, चार हुआ। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह को दिशा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। अमीटर परिपथ धारा को मापने के लिए। रियोटोस्टेट प्रतिरोधी तो हो ही गया। और वोल्ट मीटर दो विभवों के बीच का अंतर, चार गलती हो गया। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से आओ, चार गलती हो गया जल्दीबाजी में के चक्कर में। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा को मापने के लिए, नए चुंबकीय प्रेरण की दिशा को नहीं, ध्वनि की दिशा को नहीं, धारा की दिशा। डी नंबर, डी नंबर 42 का डी, 42 का डी। देख रहे हो ना कितना स्पीड चलने के बाद क्वेश्चन तो मिसफील्ड होना ही होना। 42 का डी। 43 नंबर आओ, वाहन की गति मापी जाती है स्पीडोमीटर से। 43 का ए, 43 का ए इस तरफ। चलिए 44 नंबर आओ, लोकेशन का एक प्रकार है। अच्छा लोकेशन बताता नहीं, कंपन नहीं होगा, आवृत्ति नहीं होगा, रडार या सोनार। अभी ये रडार तो ऊपर में प्रयोग हवाई जहाज में किया जाएगा, सोनार नीचे, ऐसे रडार दो। 44 का डी सोनार हो गया। डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए ना, तो फिर ये सोनार। पांच गलती, पांच गलती हो गया। इको लोकेशन, अच्छा इको पर ध्यान नहीं दिए, इको लोकेशन, सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। 45 नंबर, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस पर। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता, ओम मीटर से क्या मापा जाता, प्रतिरोध, सी। चलिए 46 नंबर, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का, ओडोमीटर कुछ होता नहीं है, हाइग्रोमीटर नहीं होगा, एमीटर नहीं होगा, एनीमोमीटर होगा। हवा की गति एनीमोमीटर। 46 के सी का प्रयोग हवा के शक्ति एवं वेग को मापा जाता है, एनीमोमीटर। डी नंबर 47 का। 48 एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति, बी नंबर। राम फटाक से देरी नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने के लिए, टेलीस्कोप, फोटोमीटर, टैकोमीटर, पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ सी। 49 का। चलिए इधर आइए 50 में आइए, लाई डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता, सिस्मोग्राफ में नहीं, भूकंप बलम में, बैरोग्राफ में नहीं, पोलरीमीटर में नहीं, पॉलीग्राफ में हो सकता है। लाई डिटेक्टर उपकरण, डी नंबर 50 का डी सही है, पॉलीग्राफ में लाई डिटेक्टर। भट्ठी जैसे अपेक्षित उच्च तापमान मापा जाता पायरोमीटर से, बात खत्म। ढूंढो कहाँ दिया पायरोमीटर, कौन से ऑप्शन, बी नंबर। भट्टियों के लिए उच्च तापमान पायरोमीटर, 51 का बी। चलो भौतिक राशियां 52 से शुरू, आ जाओ।
तो हल्का होगा। निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? अब एक बात बताओ, जिसके साथ व नहीं हो। अदिश, दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति। द्रव्यमान है, द्रव्यमान है जो अदिश राशि है, सी। सी। फिर यहाँ क्या पूछ रहा, खाली स्थान का में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। किस में? किस में? तो अदिश राशि में। और अदिश है कौन? अदिश कौन है? कार्य। तो 53 का ए, 53 का ए। चलिए, इससे बहुत अच्छा। 54 नंबर, 54 नंबर बताओ, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? अदिश राशि में। और संवेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल सदिश है, कार्य अदिश है। सी, 54 का सी। चलिए, चलिए लपेट दीजिए, अब नहीं गलती होगा। इनमें से कौन सा राशि सदिश नहीं है, मतलब अदिश है? अदिश है। बल अघूर्ण सदिश होता, त्वरण सदिश, विस्थापन शक्ति, शक्ति अदिश है, सदिश नहीं है, इसलिए 55 का ए, 55 का ए, 55 का ए। चलो 56 इस तरफ। निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर मात्रक नहीं है, मतलब सदिश नहीं है, अदिश है? अदिश है। तो बल का गुरुत्व सदिश है, विस्थापन सदिश है, विद्युत प्रवाह सदिश है, गति और आवेग। तो गति एक अदिश राशि है। 56 का सी। ओहो, वेक्टर मात्रक नहीं है, 5 गलती यहां जाके हो गया। वेक्टर मतलब सदिश नहीं है, अदिश है। तो विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रक नहीं है, जिसे भौतिक राशि में मात्रा, परिणाम एवं दिशा दोनों निहित होते हैं, उसे सदिश। तो चलिए, विद्युत प्रवाह हो गया। जबकि गति, अच्छा आवेग है, दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति, विद्युत धारा। मिस कर गए, 5 गलती हो गया थोड़ा सा गलती के कारण। चलिए, 56 का सी हो गया। 57 और 57 बताओ, इसका आंसर बताओ। एक वेक्टर राशि, सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होते हैं और दिशा नहीं होते। निम्नलिखित में कौन अदिश है? लास्ट पॉइंट पे फोकस करो, कौन अदिश राशि है? कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि है दाब, बल बटा क्षेत्रफल, इसमें कोई दिशा नहीं है। 57 के विस्थापन सदिश है, संवेग सदिश है, बल सदिश है, जबकि दाब एक अदिश राशि है। 57 का ए। चलिए, सबसे उचित विकल्प को चुने। संवेग में खाली स्थान होता है, कोई दिशा नहीं, दिशा होता, परिणाम एवं दिशा दोनों होता, दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति, विद्युत धारा। संवेग में दोनों होगा, सी नंबर। संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होंगे। 58 का सी। 59, 59 हाँ, सदिश राशि का उदाहरण है, बताओ सदिश राशि, दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तापमान तो नहीं होगा। अब वजन या वेग, तो वजन दाब को कर दिए, तो वो भी नहीं होगा। लंबाई या वेग, तो वेग बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। लंबाई तो होगा नहीं, चलो वेग देते हैं। 59 का सी बच गए। चलिए, बहुत अच्छा। 59 का सी। 60 नंबर आओ। एक सदिश राशि में परिणाम दिशा दोनों होता है। लास्ट प्रश्न पे फोकस करो। सदिश राशि कौन है जो पूछ रहा? कार्य अदिश है, गति अदिश है, ऊर्जा अदिश है, विस्थापन सदिश है। 60 का सी। 60 का सी। चलो 61, निम्नलिखित में कौन सी राशि वेक्टर मात्रा के सदिश है? समय अदिश है, तापमान अदिश है, दूरी अदिश है, वेग सदिश है। 61 का डी। 61 का डी। चलो 62 में, 62, 62, 62 आओ फटाक से करा। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? मतलब कौन सदिश है कौन अदिश है, ये पूछना। तो बल जोड़े की दिशा हमेशा समान होता है, बल और वेग, एफ बराबर एम ए और वेग हो गया। बल और त्वरण, तो एफ बराबर एम ए और त्वरण ए हो गया। बल, विस्थापन, बल और संवेग। क्या पूछ रहा? जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है। अगर बल लगाएंगे, वेग एक ही दिशा में होगा। बल, त्वरण, एफ बराबर एम ए, पी बराबर एम बी। बल और विस्थापन, जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में वस्तु जाएगा। तो हमें तो शायद सी पर है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है?
दिशा एक समान, जिधर बल विस्थापन, शायद हम सी पे हैं, सी 62 का, बी गलत, 5 गलत हो गया, 5 गलत हो गया। बल और त्वरण कैसे? बल तथा त्वरण दिशा हमेशा एक समान होती है, जिन भौतिक राशि का परिणाम एवं दिशा दोनों निहित हो उन्हें सदिश कहते हैं। वो तो बात सही है भाई, हम भी जानते हैं। तो बल और त्वरण दिया, कुछ बचा नहीं। अच्छा, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, अरे ये तो अदिश, वो तो पता है। इसका आंसर कैसे लिया? किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है? बल और त्वरण का बताइएगा, आप सब लोग कमेंट कीजिएगा। 62 का 5 गलती यहां तक हो चुका है। चलो आओ, कुछ राशि के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा का भी निर्दिष्ट करना होता है। इस प्रकार के भौतिक राशि को सदिश राशि कहते हैं, जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों। 63 का ए। 64 निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? दिशा और परिणाम दोनों होता है भाई सदिश राशि में। और सदिश है कौन? दाब, द्रव्यमान, विषय, संवेग। सी नंबर 64 का सी। 64 का सी। 65 निम्नलिखित में अदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश है, तो बल है जो सदिश है। सी नंबर, अदिश नहीं होके बल, सी होगा 65 का सी। 66। चलो, कार्य में खाली स्थान होता है का कोई दिशा नहीं, केवल परिणाम होता। बात तो सही है, फर्स्ट ही सही है, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। फर्स्ट 66 का ए। सोचना क्या, 66 का ए। चलिए यहां से टॉपिक चेंज, यांत्रिकी आया, कार्य। ठीक है, चलो और मजा आने वाला। एलपी का प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से अधिक काम कर सकता है कौन? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। देखो, अधिक काम जो ज्यादा दूरी तक चल जाएगा, वो बंदूक से जिगर गोली एक बार चला दिए तो वो बहुत दूर तक चला जाएगा। फिर बंदूक से गोली जो चलेगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, इसीलिए इसका आंसर 67 का बी होता है। 67 का बी। चलो 68 बारे में बताओ, 68 के बारे में बताओ। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पर 2 मीटर से विस्थापित कर देता है तो 20 जूल कार्य करता है। बल एवं विस्थापन के बीच का कोण बताएं। इसका मतलब ये तो वही ठीठा लगा देगा भाई, ठीठा ये तो लगा देगा, सूत्र पर प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ दिया 20 न्यूटन का एक बल है 2 मीटर, डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा। 2 मीटर 20 जूल कार्य किया, 20 हो गया। एफ बल है 20 न्यूटन, विस्थापित है 2 मीटर, और गुना कॉस थीटा। ई से ही खत्म, 2 यानी 1/2 कॉस थीटा। थीटा के कई डिग्री के मान होता है? 1/2 60 डिग्री। ए नंबर 68 का ए। 68 का ए। न्यूमेरिकल भी डाल दिया है प्रभु, सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करो। प्रश्न देख रहे हो ना, ग्रुप डी में दिया। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी का सामान उठाता और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य। तो अब mgh लगा दो, mgh लगा दो, mgh कार्य, स्थितिज ऊर्जा उसका बनेगा। तो द्रव्यमान है कितना? 12, और g है 10, और ऊंचाई 1.5 मीटर। ई दशमलव से नीचे 10, ई से कट गया। 12 गुना 15 180, 180, 180, और कार्य हमेशा जूल में रहता है, इसीलिए 69 का सी। 69 का सी। चलिए 70 नंबर प्रश्न है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य इतना इतना जूल होता है, तो लागू उस पर बल ज्ञात करें। दूरी, अच्छा वैसे एफ बराबर, अगर एम ए के हम बारे में सोचे तो एफ बराबर एक हवाई जहाज इतना मीटर की दूरी, 4000 मीटर की दूरी तय करता और किया गया कार्य। अच्छा, कार्य ना गति में है तो 1/2 mv² सोचो, 1/2 mv² कार्य। ठीक है, तो इसका कार्य है कितना? 1 2 3 4। ठीक है, और दूरी है तो इसमें कैसे मीटर की दूरी, तो अभी कैसे होगा? अच्छा, वैसे W बराबर एफ एस सोचो, W बराबर एफ एस, ऐसे कैसे?
W बराबर एफ एस भी कैसे होगा, क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज इतना मीटर की दूरी एस है, डेल कौन सी है, एस है, दूरी तय करता तक किया गया कार्य, उसके द्वारा कार्य है जो इतना है, तो ये W है। तो लागू किया गया बल, अरे सही है, तो सोच रहे थे प्रभु, बल तो पूछा है F, तो W बराबर एफ एस सोचो ना, कार्य कितना है, 1 2 3 4, और F पूछा है S कितना है, 4, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 चौके 20, 5 न्यूटन बल होना चाहिए, ये रहा 5 न्यूटन, 70 का ए, 70 का ए सही है। घूम जाता है कभी कभी दिमाग। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खाली स्थान में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा mgh, अगर सूत्र पूछा होगा तो कुछ और पूछा होगा तो देख लो ऑप्शन mgh। अच्छा इस तरफ नीचे नीचे आ जाएगा, अब आ जाएगा। क्या पूछा देखो, पूछा क्या, स्थितिज ऊर्जा के बारे में, एक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाना, बात तो सही है, गुरुत्वाकर्षण बल लागू करना नहीं, केंद्र पर रखना, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखना नहीं, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मतलब जमीन से कोई वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए सही है। 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर क्वेश्चन आइए। 72 क्या करा, 1 kg के एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो mgh लगाओ, mgh, क्योंकि वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा, वस्तु का द्रव्यमान 1 kg, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 और ऊंचाई है 10 मीटर, इसको काट दो, ये नीचे ई से ही खत्म, 98 जूल होना चाहिए, 98 जूल। वस्तु को कहाँ उठाया जा रहा, ऊपर, इसलिए माइनस होगा, 98 जूल ऋणात्मक होंगे। इस बातों को गौर किया जाए, क्योंकि वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा। डी नंबर 72 के बाद 73 में चलो। 73 नंबर प्रश्न, क्या करा, एक कुली जमीन से 20 kg के सामान को उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर के ऊपर अपने सर पर रखता है, सामान पर उस पर किया गया कार्य mgh, mgh, वस्तु का द्रव्यमान 20 kg, g का मान 10 दिया है, और ऊंचाई कै मीटर, 2 मीटर, तो 2 दूना 4, 400, 400 होना चाहिए, 400 जूल। सी नंबर 73 का सी, 73 का सी। 74 नंबर प्रश्न, क्या जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलता है तो उस वस्तु तो किया गया चलता गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², क्योंकि गति में है तो 1/2, इसका द्रव्यमान दिया है क्या, 1 मीटर 1 न्यूटन नहीं दिया गया, यही इसी में गड़बड़ हो जाता, पहले जो दिया है उसके बारे में सोच लो, बल की दिशा में 1 मीटर, ये एस दिया, चलो हटाओ, दूरी दिया, ठीक है, 1 न्यूटन एफ दिया, एफ दिया, तो उसके तो W बराबर लगाओ, W बराबर एफ एस लगाओ, फिर क्या सोचना, कार्य ही तो पूछा है, तो 1 मीटर और 1 तो 1 होगा, 1 जूल होंगे, जूल, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो 10 जूल, 100 जूल से इतना जूल नहीं, 1 जूल होगा, 1 जूल। और टेक्नीशियन का प्रश्न है 18 का, एलपी टेक्नीशियन का। चलिए डी सही है। 75 में आओ, क्या पूछा जा रहा, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, देखो कोई भी वस्तु को सिर्फ उठा के रखो, पेन के ऐसे हम पकड़ ले 3 4 दिन तक रह जाएंगे, कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए ये जीरो होगा, खाली उस सूटकेस के उठैले और कुछ नहीं कर रहा, इसलिए इसका द्वारा किया गया कार्य शून्य, बी नंबर सही है। चलिए उसके बाद 75 के बाद 76 में आओ, 76 ये रहा, चलो पढ़ो क्या कह रहा और बनाओ इसको, क्या कह रहा 76 नंबर, 4 kg द्रव्यमान m दिया कि एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा, इस गति इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य, अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी वाला 1/2 mv² सोचे तो 1/2, m का मान द्रव्यमान 4 kg, और इसमें भी कह रहा 2 गो, एगो 10 मीटर से 5, तो अगर 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर इस सूत्र पर रखें तो 1/2 4, 10 है ये 100, 25 से निकला 75, यहाँ 2 और 75 दूना 150, शायद 150 होना चाहिए, 150 जूल, 150 जूल। हम यहाँ एक सूत्र का प्रयोग किए हैं 150 जूल, अगर सही हुआ तब बताएंगे। हाँ चलिए सही है, ये देख लीजिए
ये देख लीजिए कौन सा सूत्र है, 1/2 मतलब mv²। अभी के जगह पहले वाला और बाद वाला वेग को लिख दिया गया। चलो 77 में आओ। क्या कह रहा, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद की स्थिर स्थिति से गिराया जाता है और 2 मीटर की दूरी से गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने पर उस वस्तु mgh लगाओ। तो m का मान 1, g का मान 9.8 और ऊंचाई 2 हो गया, ये हटा के 10, 98, 8 दूना 16, 6 9 दूना 18, 1 19 अब बटा 10, 19.6 जूल। कहाँ है 19.6 है कहीं, नहीं के जो नहीं नजर आया, एक अंक के बाद ही दशमलव पड़ जाएगा भाई। 0.1 है, 0.1 है तो एक दशमलव आओ बढ़ेगा, तो अच्छा 1.96 ढूंढो, तो 1.96 जूल तो है, लेकिन अब इसमें एक प्लस में एक माइनस में, ए और बी सोचो। तो हम फिर से सोचते हैं, इतना कि वजन की गेंद की स्थिति स्थिर से गिराया जा रहा है, तो मतलब नीचे आ रहा तो प्लस होगा, नीचे आ रहा तो प्लस होगा, अगर वही चीज ऊपर जाता तो माइनस होता। तो 77 का ए, चलिए सही है। 78 में आओ। क्या कहा जा रहा, प्रश्न कहो, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है, तो उसका विस्थापन क्या शून्य। जब कार्य होबे नहीं किया तो उसमें क्या होगा, उसका विस्थापन 0। चलिए डी, 78 का डी, 79 नंबर आओ। कह रहा एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य 2 मीटर, mgh लगा दो, mgh 20 न्यूटन, 20 न्यूटन उसका भार है, इसलिए mg दे ले, फोकस करना, mgh में g इसमें अलग से गुना नहीं करेंगे, ये भार दे ले, अर्थात ये दोनों है, तो 120 गुना 2 तो 240 जूल, 240 जूल उसका हो जाएगा। सी नंबर 79 का, 79 के बाद इस तरफ आओ। 80, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, सी, 80 का सी। 81 में आओ। 81, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में कमी होगी, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि। देखिए कार्य अगर धनात्मक है तो उसका ऊर्जा वृद्धि होगा, इसलिए 81 का डी होगा, 81 का डी। 82 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है, कपिला अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। भाई कार्य तो ये पहले नहीं, हम 50 किलो के पत्थर माथा पर लेके खड़ा रहेंगे, आप पूछेंगे कितना काम किए, तो कुछ काम नहीं किए, इसलिए वो कोई काम नहीं है, तो पहला ही हो गया 82 का ए। बाकी मत पढ़ो, अगर आपका थ्योरी मजबूत है तो फर्स्टे में आंसर निकल जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन विस्थापन बल की दिशा में, हाँ उसको तो जब किसी को धक्का दे रहे हैं तो दिशा में विस्थापन बल के लंबवत होता है धनात्मक, अगर 90 डिग्री हो जाएगा कार्य 0 हो जाएगा, आरोपित बल में कोई विस्थापन नहीं होता तो ये भी 0 हो जाएगा, विपरीत दिशा रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन ए, क्योंकि अगर विस्थापन बल की दिशा, जैसे कोई वस्तु को हम ऐसे ढकेल रहे हैं, तो जब ढकेल रहे हैं तो उस पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, तो कार्य धनात्मक होगा, 83 का ए। 84 नंबर, विस्थापन पर लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण, यदि कार्य शून्य है तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0 होगा ना, हाँ cos 90 डिग्री का मान 0 होगा, विस्थापन और बल के बीच के कोण अगर 90 डिग्री होगा तो किया गया कार्य शून्य होंगे। 84 का सी, 84 का सी। उसके बाद 85 में आओ। चलिए 85 में आइए, क्या पूछा, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 84 की तरह ही प्रश्न है। चलिए 86 में आइए, 86 नंबर क्वेश्चन, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। अब इसको सूत्र सोचो, क्या दिया, 100 मीटर, एस दिया, एस दिया, इतना न्यूटन भार है तो ये एम जी है, एम जी है। अच्छा ये कौन कर रहा, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक इतना न्यूटन का भार उठाता है, तो इसको एच भी ले सकते हैं, तो एम जी एच लगा दो, एम जी एच लगा दो, भार है तो ये 500
और ऊंचाई 100। 100 नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये एस है, एस है, और वो भार है, 500 न्यूटन का एक भार उठाता। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक, मतलब जैसे उठा के 100 मीटर तक ले गया, 500 न्यूटन का भार ले गया, तो एस हो गया ना। और फॉर 500 न्यूटन का भार, तो उसमें तो एम जी है, एम जी है, एम जी, एफ है, वो एफ है, इसको एफ लो, एफ बराबर 500 न्यूटन का भार, तो किया गया डब्लू, डब्लू बराबर क्या लगा दे, डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस लगाए, तो 500 गुना 100 होना चाहिए, फिर तो कहाँ आंसर आ रहा। गौर से सोच, गौर से सोचो, तभी मिलेगा डब्लू बराबर कार्य। अच्छा, वो 500 न्यूटन का भार है, अगर उसमें एम जी हम सोचें, एम जी है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, 500 न्यूटन 100 मीटर की दूरी तक, तो किया गया कार्य 1/2 एम वी स्क्वायर ना, एम जी एच, डब्लू बराबर एम जी एच, तो इसमें एम नहीं है, 500 न्यूटन का भार उठाया, अरे तेरी, हो भार उठाता है, जीरो तो नहीं होगा, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, तो भाई दूरी चल गया ना, कार्य हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ऐसे इसमें अगर हम 500 500 बटा 100 अगर करेंगे तो 5 न्यूटन आएगा, लेकिन ये कौन से सूत्र पे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक, जैसे यहाँ से हम सब चले 100 मीटर की दूरी तक पहुंचे, 500 न्यूटन का भार उठाता है, उठा के लेके चल गया ना, अगर नहीं जाता तो उसका कार्य हम जीरो ले लेते हैं, जीरो शून्य ले लेते हैं। है कौन सी की प्रश्न भाई, ग्रुप डी के, बताओ, दिमाग में घुस नहीं रहा। 100 मीटर की दूरी तक एस, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, डब्ल्यू बराबर एफ एस, एफ एस, तो फिर भी नहीं होगा, एफ एस कहां से, क्या करे क्या करे क्या करे, अब तो इस जगह पे आंसर तो टिक करके निकलना ही होगा ना। ई नहीं होगा, 50 न्यूटन नहीं होगा, ई तो तय है। 1/5 भी नहीं होगा, या तो जीरो होगा या फिर 5 होगा, क्या कि इसके द्वारा या तो किया गया कार्य शून्य होगा, नहीं तो 5 होगा, लेकिन इस परिस्थिति में हम डी मार के निकलेंगे, देखते हैं, नहीं तो हमारा 6 गलती हो जाएगा, सी जीरो, कहे ना लगिए रहा था कि सला वो खाली उठैले है वस्तु, आपको कुछ किया नहीं है, इसीलिए जीरो होगा। कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर तक चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री, मतलब उस समन्वय को खाली उठैले है भाई, और उठैले है तो उठैले वाला कार्य पूछा है, इसलिए कहते सबको जान के भी मिसफील हो सकता है, इसलिए मौका एक ही मिलता है, एक ही चांस मिलेगा बबुआ, अगर उस जगह मिस करके आ गए तो समझ लीजिए कि सुफड़ा साफ। लेकिन ये तो हम जबरदस्ती 5 न्यूटन मारे, क्योंकि कोई सूत्र पर आ नहीं रहा था, जब नहीं आ रहा था तो हमें जीरो लगाना चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, तीर एक बार कमान से निकल गया तो निकल गया, 6 गलती हो चुका। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल तो रहा ना भाई, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेके चल तो रहा ना, काम है। सुमन एक पुल में तैर रहा है ना, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा, देखो ये खींच के लेके चल गया आगे, ये पुल में तैर रहा, तैरते तैरते आगे चल जाए, गधा अपने पीठ पर वजन लेके चल रहा, इहो चल रहा, ये जो एक के तरह खाली पानी निकाल रहा है, तो हिल डोल नहीं रहा, इसमें विस्थापन नहीं है, इसलिए यह कार्य होगा शून्य। 87 का ए, या लो बी, अपने पीठ पर वजन लेके चल रहा, दैट तेरी के, और मौज, वही कूली वाला गलत हुआ, वही कूली वाला, इधर स्टोरेज भी लग रहा फुल होने वाला, स्टोरेज भी फुल होने वाला, करा दिस इज नॉट एक्सेसिव पावर ऑफ द, ओहो, चलिए अब यहीं पे हमें लग रहा रुकना होगा, यहीं पे रुकना होगा, चलिए यहीं पे रुकते हैं। 87 के बाद 2 प्रश्न गलत हो चुका है, क्योंकि अब हो जाएगा क्लास 1, ठीक है, शायद फोन चार्ज नहीं है, तो 87 तक ही रुकते हैं, 187 तक 6 प्रश्न का यहाँ गलती हो गया, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे। और यहीं से वही गधा वाला काम हो गया, साला कूली लेके सामान जा रहा था, 90 डिग्री के कोण में कार्य जीरो हो गया, गधा सामान लेके जा रहा, काम हो भी नहीं किया, क्योंकि वो तो पीठ पर खाली रख ले,
90 डिग्री का कौन बना रहा है? 0 87 तक। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।